हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के टॉप 10 कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आज की वीडियो में ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि अभी आपका प्रीवियस में जो पेपर हुआ है यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर का, उसमें भी पूछा गया है। आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के लिए भी, और जो कि आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस में है, तो कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चंस में से पूछे जा सकते हैं। तो ये आज की जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आज शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ई कॉमर्स का कौन सा आयाम देश की सीमाओं से परे वाणिज्य को सक्षम बनाता है? समृद्धि, अंतर क्रियाशीलता, वैश्विक पहुंच, व्यापकता। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में जैसे कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फुल फॉर्म ही यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने कोई भी गुड्स है उनको सेल या परचेज कर रहे होते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, वो आपको हो जाता है ई कॉमर्स। तो यहाँ पर वो कौन सा उसका आयाम है जो कि बाउंड्रीज जो एक कंट्री है या फिर अलग अलग उसमें बात करें हम, तो उसको सक्षम बनाता है, पॉसिबल बना पाता है कि आप इजिली जहाँ पर बैठकर कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो कौन सा इसकी एक ये कहेंगे कि कौन सी क्वालिटी होती है या विशेषता होती है, तो वो आपकी ग्लोबल रीच हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ग्लोबल रीच जो होती है आज के टाइम में ई कॉमर्स में, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, अमेजोन जो है बहुत सी कंट्रीज में आपका चलता है। तो वहां पर आप कुछ भी कहीं पर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी एप्स हैं जो कि इंडिया की नहीं है। अब तो कुछ एप्स बैन भी कर दी गई, जैसे शीन था, शीन जो था वो आपका इंडिया के बाहर का था, तो चाइनीज एप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था, तो वहां पर उसको भी बैन कर दिया गया। लेकिन इस तरह की और भी एप्स चल रही है, तो अलग से भी है, अलग देशों से रिलेटेड है, तो वहां से भी आप चीजों को परचेज कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर ग्लोबल रीच जो है वो इजिली हो जाता है, वहां से देश की बाउंड्रीज के बाहर से भी आप ई कॉमर्स के थ्रू कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ई कॉमर्स का वह आयाम जो देश की सीमाओं से परे वाणिज्य को सक्षम बनाता है, वैश्विक पहुंच के रूप में जाना जाता है। इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी और ग्राहकों के बीच पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्यावसायिक पहल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप इंडिया के बाहर से भी, कहीं पर से भी कुछ भी इजिली ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू भी इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। उपभोक्ता से व्यवसाय, व्यवसाय से उपभोक्ता, व्यवसाय से व्यवसाय या फिर उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कौन सा टाइप नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे कि कई तरह के होते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट में इसको शॉर्ट में लिखिए तो सी टू बी हो जाएगा, बिजनेस बिजनेस टू सी हो जाएगा, बी टू सी सॉरी बी टू बी हो जाएगा, सी टू सी हो जाएगा। तो कौन सा टाइप नहीं होता, तो कंज्यूमर टू बिजनेस ये आपका कोई टाइप नहीं है, सी टू बी ये टाइप नहीं होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बी टू सी यानी बिजनेस और डायरेक्ट बिजनेस और कंज्यूमर तक पहुंच हो सकती है, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ पहुंच बना सकता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर खुद भी कोई चीज को प्रोडक्ट खरीद करके कंज्यूमर से दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जैसे कि मीशो पे आप देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां से परचेस करके दूसरे लोगों को बेचते हैं। तो जब आप मीशो पर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर पूछता है कि आप सेलर हैं या फिर आप बायर हैं, तो वहां पर वो चीज पूछी जाती है। तो वो सब पॉसिबल हो पाता है ई कॉमर्स के थ्रू ही। तो यहाँ पर लेकिन कंज्यूमर टू बिजनेस कोई भी इसका आयाम नहीं है, कोई भी इसका जो टाइप नहीं है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट वन ऑफ द 3 फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 3 चरणों में से कौन सा एक नहीं है? पुनर्आविष्कार, संरक्षण, समेकन, नवाचार। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके 3 फेज हैं, तो कौन सा एक फेज उसमें से नहीं होगा? री इन्वेंशन, रिजर्वेशन, कंसोलिडेशन, इनोवेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपका जो प्रिजर्वेशन है, संरक्षण है, वो इसमें नहीं आता। बाकी आपका कुछ आप री इन्वेंट कर सकते हैं, आपस में कुछ चीजों को कंसोलिडेट कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। संरक्षण इसमें नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं है। इसका तात्पर्य किसी चीज को रखने या उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के कार्य से, यानी कि ई कॉमर्स में आप किसी चीज को प्रिजर्व करने का काम नहीं करते। कि प्रिजर्वेशन इज नॉट वन ऑफ द 3 फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
इट एम्प्लाइज द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग डैमेज, कि आप किसी चीज को डैमेज होने से बचाने के लिए उसको जो है सेफली रखने की कर रहे हैं, तो वो चीज वहां पर आपकी कॉमर्स के थ्रू नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की परिभाषा का वर्णन करता है? व्यापार करना, माल की बिक्री और खरीद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, उपभोक्ता सभी, यानी कि डूइंग बिजनेस, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें हम, तो उसमें कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी, तो मेन आपका इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मैंने ये चीज आपको बताई भी हुई है कि क्या हाँ मेन चीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में की जाती है, वही उसकी डिफिनेशन भी बन जाती है। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which e-commerce model involves the sale of goods or services from business to the general public? किस ई कॉमर्स मॉडल में व्यवसायों से आम जनता को वस्तु या सेवाओं की बिक्री शामिल है, यानी कि बिजनेस से डायरेक्ट जो है सेवा जो दी जा रही है, कोई वस्तु है वो उपभोक्ता जो है कंज्यूमर को दी जा रही है। व्यवसाय से सरकार, व्यवसाय से उपभोक्ता, व्यवसाय से व्यवसाय, उपभोक्ता से व्यवसाय। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा ही है, आपको आप बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं तो बिजनेस टू B2C हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, तो इस वाले पेपर में भी आपके आ सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आजकल में आ ही जाएंगे। तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, आप कोशिश करिए कि उसको रिवाइज करिए। अब कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन, क्योंकि अगर आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया तो एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि आप जब बैठे होते हैं तो आप ये सोचते हैं ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन आंसर नहीं आ रहा। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको ने रिविजन अच्छे से नहीं किया है। उससे जितने भी नोट्स बनाए हैं, जिसकी भी आपने वीडियो से पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। अगर मेरे क्लासेस मेरी आपने जो वो पढ़ी है, मेरे जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन ही इस टाइम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ नया पढ़ने से। यहाँ पर B2C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ए मिडिलमैन? कौन सा ई कॉमर्स लेन देन बिचौलियों की आवश्यकताओं को समाप्त करने का लाभ प्रदान करता है? यानी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ई कॉमर्स होता है उसमें कौन सा यहाँ पर उसका एक टाइप होता है जिसमें हम मिडल मैन नहीं होता कोई, डायरेक्ट हम कंपनी से डायरेक्ट जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहां से डायरेक्ट फैक्ट्री से आप चीजों को परचेस कर सकते हैं। तो कौन सा इसमें टाइप होगा? B2B होगा, B2G होगा, C2B होगा या फिर B2C होगा? तो यहाँ पर कौन सा टाइप होता है? तो यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जब हम व्यवसाय से उपभोक्ता डायरेक्ट परचेज कर रहा होता है, डायरेक्ट आप फैक्ट्री से परचेज कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई भी मिडिल में नहीं होता। तो वहां पर एक चीज ये भी होती है कि हमको वो चीज सस्ती मिलती है, क्योंकि बीच में जो कोई नहीं होगा तो वहां पर आपके क्या होता है, जितना भी लंबा आपको चीजों को लेने के लिए साइकिल एक हो जाएगा, उतने ज्यादा बीच में उसमें ऐड लोग अपना प्रॉफिट भी करते चले जाते हैं। इस वजह से अपना कमीशन भी ऐड होता है, तो वो चीज आपको महंगी मिलती है। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी की अगर बात करें कि कोई घर है, आप उसे डायरेक्ट उसके जो सेलर, उसका जो ओनर है उससे खरीदेगा तो वो आपको कम का पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू उसको खरीदेंगे तो वही घर आपको 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक महंगा पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो बीच में अपना कमीशन ऐड कर देते हैं। वही चीज यहाँ पर मिडिल मैन के साथ होती है। तो जब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपको कम की पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, B2C में ये चीज रहती है कि वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है कि व्यवसाय से उपभोक्ता B2C एक ई कॉमर्स लेन देन है जो बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करने का लाभ प्रदान करता है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करके व्यवसायों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे मालों व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उसके थ्रू आप इजिली अपने खुद का भी ऐप कंपनी बना सकती है, उस ऐप से डायरेक्टली चीजों को सेल कर सकती है। जैसे कि इंस्टाग्राम के बहुत से स्टोर अपने चल रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग वहां से चीजों को मंगा सकते हैं। तो अब चीजें बहुत ही ईजी हो गई हैं पहले के कंपेरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the idealistic market envisioned at the outset of electronic commerce developed is referred to as। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास की शुरुआत में परिकल्पित आदर्शवादी बाजार को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। बर्टन मार्केट, बैक्स्टर मार्केट या फिर बैले मार्केट, बर्गमैन मार्केट। तो कौन सी हो जाएगी वो? तो आपकी क्या कहलाती है? बर्टन मार्केट। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो वहां पर उसको एक आदर्शवादी तौर पे देखा गया था कि यहाँ पर बहुत आसानी से चीज़ों को सही रेट में सही तरह से उपलब्ध कराया जा सकता है, दोनों के लिए सुविधा है। अगर हम देखें तो कस्टमर के लिए भी और जो कंपनी है उसके लिए भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ई कॉमर्स मॉडल विच फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद वन अनदर। डैश एक ई कॉमर्स मॉडल है जो उपभोक्ताओं को एक दूसरे के साथ व्यवहार करने पर केंद्रित करता है। B2B हो जाएगा, C2C है, C2B है या फिर B2C है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ई कॉमर्स मॉडल एक ऐसा है जो उपभोक्ताओं को एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है वो एक दूसरे के साथ इजिली जो है व्यवहार कर सकते हैं। तो आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following was the primary source of financing during the early era of electronic commerce? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के शुरुआती वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन था? वेंचर कैपिटल फंड, बैंक ऋण या फिर आरंभिक सार्वजनिक जो पेशकश थी या फिर बड़ी खुदरा फर्म, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड, बैंक लोन्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या फिर लार्ज रिटेल फर्म्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर कि जो भी उसकी फंड की आवश्यकता थी, फाइनेंस की आवश्यकता थी, तो कौन उसका प्राइमरी सोर्स बना था? ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो वेंचर कैपिटल, क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है कि हर कोई तैयार नहीं होता आप पर ट्रस्ट करने के लिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें बेनिफिट होगा या नहीं। तो कोई दूसरा पैसा लगाते हुए डरता है कि हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति पैसा को लगाता है तो उसको हिंदी में जो बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड जो होती है कि साहसिक कह सकते हैं पूंजी होती है, उद्यमी पूंजी कहलाती है हिंदी में। अगर लिखा होगा आपका उद्यमी पूंजी लिखा हो सकता है। तो वहां पर उद्यमी कौन होता है? वो व्यक्ति जो कुछ नया करने जा रहा है, जो जोखिम वहन करता है, जो जोखिम को रिस्क को बेयर करता है, लेता है, वो व्यक्ति कहलाता है एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी। तो यहाँ पर उसे वेंचर कैपिटल बोलते हैं, साहसिक पूंजी या फिर उद्यमी पूंजी कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अगर मेनली बात की जाए तो उसकी इंसान की ही होती है जो कि व्यवसाय को शुरू कर रहा होता है। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि ई कॉमर्स के शुरुआती वर्षों के दौरान वित्त पोषण के लिए मुख्य रूप से वेंचर कैपिटल फंड का उपयोग किया जाता था। वेंचर कैपिटल को छोटे व्यवसायों में निवेश किए गए धन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी खुद की पूंजी लाके कोई शुरुआत अगर आप करेंगे तो वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, कम ही पूंजी से होता है। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है लोग आप में ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप शार्क टैंक पर देखते होंगे, वहां पर क्या होता है, लोग छोटे बिजनेस लेकर आते हैं और वहां पर वो लोग उनको में अगर देखते हैं कि फ्यूचर है, अच्छा चल सकता है बिजनेस, तो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहां से उनको कैपिटल या फिर फंड वो रेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is are considered examples of the C2C मॉडल? निम्नलिखित में से कौन कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का उदाहरण माने जाते हैं? अभी तक आपको C2C समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी सारे समझ में आ गए होंगे। तो C2C में क्या होता है, कौन सा मॉडल रहेगा? Amazon.com, eBay या फिर Rentalic.com या फिर ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही। तो यहाँ पर हम C2C की बात करें तो कस्टमर टू कस्टमर वाले, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। तीनों ही आपके C2C बिजनेस मॉडल के ही उदाहरण है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई कस्टमर भी आकर के अपनी चीजों को बेच सकता है, कोई बिजनेस भी आकर के अपनी चीजों को बेच सकता है, या फिर दोनों ही चीजों के लिए एग्जांपल बनेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। अभी जो पेपर हुआ था आपका, तो आई होप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे आपको समझ में आ गए होंगे उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपका इजिली आंसर आप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।